Very good morning, my superstars. How are you all? I hope you all are fine. तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में संधि की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संधि की परिभाषा और स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया और स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जिसमें दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के साथ एक व्यंजन हो, उसके साथ स्वर या व्यंजन कुछ भी मिलता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। समझ में आया कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की। तो हमारा जो है वो आज का क्या है विषय? व्यंजन संधि। ठीक है। अब ये जो संधि है व्यंजन संधि, इसमें हमको नियम याद करने पड़ेंगे कि कौन सा वर्ण मिलने पर कौन सा वर्ण बनता है, किस वर्ण में बदलाव होता है। तो जो भी नियम है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप हर नियम को ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझें। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है वो कौन सा है? तो हमारा पहला नियम है कि आपने जैसे वो था व्यंजन पढ़े थे, तो व्यंजन में हमने क च ट त पे 5 वर्ग पढ़े थे। कौन कौन से? क च ट त और प। ठीक है। तो इसमें उसमें पढ़ा था हमने कि हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं एक बार इसको लिख ले हम। तो ये हमें याद करना है। ये तो हमने देख ही लिया था पहले उसमें जब हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे। तो ये 5 वर्ग है। अब इनमें कौन कौन सा वर्ण बनता है वो हम देखते हैं आज। तो पहला जो हमारा नियम है वो क्या है कि क क च ट त और प, इनके बाद क च ट त प, मान लो कोई भी शब्द है उसमें क च ट त प है, उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का, जैसे कोई भी वर्ग है इसका, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। ठीक है। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व ह। ठीक है। ये आए या कोई भी स्वर आए, या कोई भी स्वर हो। ठीक है। समझ में आया कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व ह हो, या कोई भी स्वर हो, तो किसमें बदलेगा? जो ये है क, वो मतलब जब ये इसके साथ किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है उसके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व ह आए, या कोई भी स्वर आए, तो ये जो वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में। समझ में आया? क्या नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प ये है, इनके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। समझ में आया? इनका तीसरा या चौथा वर्ण आए, इनके साथ, या फिर अंतस्थ व्यंजन य र ल व ह आए, या कोई भी स्वर आए, तो वो किस में बदल जाएगा? मतलब ये पहला वर्ण किस में बदलेगा? अपने ही
वर्ग के तीसरे व्यंजन, मतलब क आए तो क का तीसरा कौन सा हो गया, ग। समझ में आ गया। तो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में वो बदल जाएगा। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा, ये वाला। अब उदाहरण देखिए इसके लिए हम, तो उदाहरण क्या होंगे इसके, जैसे मानो दिक प्लस गज, ये है। अब इसमें क्या है, क और क के साथ ग है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि क च ट त प इनके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो जो क है ये और ग कौन सा है, तीसरा है, तो क्या बन जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ये किसमें बदल जाएगा, ग है और ये ऐसे आ ही गया दिग्गज। समझ में आया। ये जो क है इसके साथ किसी भी वर्ग का, मतलब जो नियम है हमारा उसके अनुसार क के बाद यदि ग आ रहा है, इसी वर्ग का तीसरा आ रहा है, तो जो क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब ये क है जो हलंत इट मीन्स आधा है, तो आधा ग हो गया, तो ये क्या बन गया, दिग्गज। समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, वाक प्लस ईश। अब यही है क प्लस ई। हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी स्वर हो, इसके साथ कोई भी स्वर हो तो भी किसमें बदलेगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क्या हो जाएगा, ये वागीश। समझ में आया। और उदाहरण देखिए हम लोग, अच प्लस अंत। ठीक है, अब च के साथ स्वर है तो किसमें बदल जाएगा, छ छ ज में बदलेगा तो क्या बन जाएगा, अजंत। समझ में आया। ऐसे ही हम ले ले उत प्लस गम, त थ द में बदल जाएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, द आएगा, तो क्या बन जाएगा, त प्लस ग है तो क्या बन जाएगा, द, तो ये बन जाएगा उद्गम। समझ में आया। ये वाला नियम कौन सा हो गया, वापस देख ले एक बार, कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो उसके साथ, सॉरी, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है या फिर अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं या कोई भी स्वर आ रहा है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। ये इसका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कौन सा है, अब दूसरा नियम जो है हमारा वो क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, समझ में आया, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो, और उसके साथ यदि न या मैं आए, मतलब किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, क च ट त प, उसके साथ यदि न और मैं आए, ठीक है, उसके साथ यदि न और मैं आए तो ये जो वर्ण है वो किस में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। समझ में आया कि क च ट त प इनके साथ यदि न और मैं आते हैं तो जो ये वर्ण है तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। समझ में आया। अब इसका उदाहरण देखें हम, जैसे पहला उदाहरण इसका, जगत प्लस नाथ। ठीक है, अब तय आ रहा है
तय के साथ न आ रहा है तो तय किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो पांचवा वर्ण कौन सा है? त, थ, द, ध, न। कौन सा है? न। तो ये किस में बदल जाएगा? जगन्नाथ। समझ में आया? जगन्नाथ। तो तय किस में बदल गया? न में। तो ये हो गया जगन्नाथ। दूसरा उदाहरण देखिए हम। चित प्लस मैं। अब तय किस में बदलेगा? तय के बाद मैं आ रहा है तो किस में बदलेगा? न में। तो ये हो गया चिन्मय। समझ में आया? किस में बदला? चिन्मय। अब दूसरा उदाहरण देखिए कोई एक और हम। शर्ट प्लस मास। ठीक है, अब तय आ गया, तय के साथ मैं आ रहा है तो तय का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अण। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका? षण्मास। समझ में आ गया? ये किस में बदल जाएगा? षण्मास में। तो ये उदाहरण देख लिया। दूसरा नियम देख लिया हमने कि दूसरा नियम क्या हो गया कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो उसके साथ यदि न और मैं आ रहा है तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब इसका तीसरा नियम है वो देखते हैं। अब जो इसका तीसरा नियम है वो क्या है? अब जो है नियम वो है तय संबंधी नियम। ठीक है, अब जो नियम है वो है तय संबंधी नियम। अब देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला जो नियम है वो देखें कि यदि तय के बाद क्या आए? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, मतलब ग और घ आए या फिर द और ध आए या फिर ब और भ आए। ये है ग घ द ध ब भ। तो अब ये कौन से वर्ण के हैं? ये कै वर्ग का है, ये पै वर्ग का है, सॉरी तय वर्ग का है और ये पै वर्ग का है। तो मतलब कै, तय और पै वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए तय के बाद यदि क, त और पै वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए या फिर य, र, व, य, र, व आए या कोई भी स्वर आए या कोई भी स्वर आए तो जो तय है वो किससे बदल जाएगा? तो तय का द हो जाएगा। समझ में आएगा? समझ में आया? वापस देखे एक बार। तय के बाद मान लो कोई भी शब्द है उस पर तय आ रहा है और तय के बाद यदि क, त और पै वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है या य, र और व आ रहा है या कोई भी स्वर आ रहा है तो तय किस में बदल जाएगा? द में। उदाहरण देखिए हम लोग इसका। सत प्लस भावना। ठीक है, अब ये है सॉरी त के साथ भय आ रहा है, भय आ रहा है तो किसमें बदलेगा? ये द में। तो क्या बन जाएगा? सद्भावना। समझ में आया? तय किसमें बदलेगा? द में। और कोई और उदाहरण देखिए एक बार। भगवत भजन, वही बनेगा तो तय किसमें बदल जाएगा? द में। तो ये हो जाएगा भगवत भजन। समझ में आया? और उदाहरण देखिए इसके हम। जगत प्लस ईश, तो ये हो गया जगदीश। समझ में आया? इसकी मात्रा लग गई स्वर की, जगदीश। तो ये नियम देख लिया हमने। पहला नियम जो तय संबंधी नियम है कि यदि तय के बाद क, त और प वर्ग का कि
तय के बाद क, त और प वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ रहा है, या फिर य र ल व हो, सॉरी य र और व हो, या कोई भी स्वर हो, तो तय किसमें बदल जाएगा? द में। ये उदाहरण देख लिए। अब और नियम देखते हैं हम इसके कौन कौन से हैं। अब जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है कि त के बाद क्या हो, जैसे त के बाद च या छ हो, ठीक है, कि त के बाद च या छ हो तो किसमें बदल जाएगा? ये च में बदल जाएगा। दूसरा देखिए कि त के बाद यदि ज या झ हो, सॉरी ज या झ हो तो ये किसमें बदल जाएगा? ज में। इसके बाद त के बाद यदि ट या ठ हो तो ये किसमें बदल जाएगा? त में। यदि त के बाद ड या ढ हो तो ये किसमें बदल जाएगा? ड में। और यदि त के साथ ल हो तो ये किसमें बदल जाएगा? ल में। समझ में आया? ये नियम है कि यदि त के बाद च या छ हो तो त किसमें बदल जाएगा? च में। त के बाद ज या झ हो तो त किसमें बदलेगा? ज में। त के बाद ट या ठ हो तो किसमें बदल जाएगा? ट में। त के बाद ड और ढ हो तो किसमें बदल जाएगा? ड में। और त के बाद यदि ल हो तो किसमें बदल जाएगा? ल में। अब इसकी उदाहरण देखें हम, जैसे है उत प्लस चारण। अब ये त है, त के साथ च आ रहा है तो क्या बन जाएगा? ये उच्चारण। समझ में आया? त किसमें बदल गया? च में, तो ये हो गया उच्चारण। समझ में आया? इसके बाद देखते हैं हम सर प्लस जन। अब त है, त के साथ ज है तो किसमें बदल जाएगा? ज में। तो क्या बन जाएगा? सज्जन। त के साथ ज आ रहा है तो त किसमें बदल जाएगा? ज में। तो क्या बन गया? सज्जन। और देखिए इसके उदाहरण हम उत प्लस डयन, ठीक है। अब त के साथ ड आ रहा है तो किसमें बदलेगा? ड में। तो ये हो जाएगा उड्डयन। समझ में आया? उड्डयन हो गया। अब हम देखें कि उत प्लस छिन्न, उत प्लस छिन्न, छ आ रहा है तो क्या बन जाएगा? ये च में उच्छिन्न। समझ में आया? ये हो गया। इसके बाद देखें ले का देख लें, उत प्लस लेख। अब त के बाद ले आ रहा है तो क्या बन जाएगा? ये सॉरी उल्लेख। मतलब त के बाद ले आता है तो किस में बदल जाएगा? त ले में बदल जाएगा। तो ये हो गया उल्लेख। तो उदाहरण देखे हमने कि च के बाद यदि च और छ आ रहा है तो च में बदल जाएगा, ज और झ आ रहा है तो ज में बदल जाएगा, ट और ठ आ रहा है तो ट में बदल जाएगा, ड और ढ आ रहा है तो ड में, और ल आ रहा है तो ल में। ये उदाहरण देख लिया। अब और नियम देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। अब जो नियम है वो है कि त के बाद, सॉरी पांचवा नियम जो है वो है कि त के बाद श हो। त के बाद यदि श हो मतलब ये हो तो जो त है वो किस में बदल जाएगा? च में। और श किस में बदल जाएगा? छ में। समझ में आया? कि त के बाद यदि श हो, त के बाद यदि श हो तो त बन जाएगा च और श बन जाएगा छ। जैसे
उत प्लस शिष्ट। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। समझ में आया। अब ऐसे ही है उत प्लस श्वास। ठीक है, तो ये क्या होगा, तय बनेगा च में, उच्छ्वास। उच्छ्वास समझ में आ गया कि तय के बाद यदि श हो तो तय बदलेगा च में और श बदलेगा छ में। तो ये बन गया उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। समझ में आ गया। अब और नियम देखते हैं इसके। अब जो छठा नियम है वो कौन सा है, हमारा जो छठा नियम कौन सा है कि त के बाद यदि ह हो तो। ठीक है, तय के बाद यदि है हो तो क्या होता है, यदि मान लो ये देखो तय के बाद ह है, तो तय के बाद यदि ह है तो जो तय है वो किस में बदल जाएगा, द में, और है बदल जाएगा ध में। समझ में आया कि तय के बाद यदि है हो तो तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। उदाहरण देखिए इसका, उत प्लस हार। समझ में आ गया, उत प्लस हार, तो तय बदलेगा द में और ध हलंत इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन गया, उद्धार। समझ में आया, तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में, तो ये बन गया उद्धार। और देखिए इसके उदाहरण, उत प्लस हरण, तो क्या बन गया, तय बदलेगा किसमें, द में, और है बदलेगा ध में, तो क्या बन जाएगा, उद्धरण। समझ में आया। ये हो गया कि तय के साथ यदि है तो तय बदल जाएगा द में और है बदल जाएगा ध में। ये नियम देख लिया। अब और नियम देखते हैं हम, मतलब ये नियम देख लिया हमने कि तय के साथ यदि है तो तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं वो कौन सा है। अब जो हमारा सातवां नियम वो कौन सा है कि कोई भी स्वर हो। ठीक है, कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आए। समझ में आया कि कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो 6 के साथ क्या बन जाएगा, च और लग जाएगा। मतलब ये नहीं हटेगा, इसके साथ च और लग जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कि यदि कोई भी स्वर है और स्वर के साथ 6 आ रहा है तो आधा च और बढ़ जाएगा, मतलब 6 के साथ आधा च और लग जाएगा। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण कैसे होगा, जैसे स्व प्लस छंद। ठीक है, अब ये वह है, यहाँ पे क्या है, ए है, स्वर आ गया, तो स्वर के साथ ए के साथ 6 आ रहा है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया स्वच्छंद। समझ में आ गया, स्वच्छंद। आप देखते हैं, सॉरी अनुच्छेद देख लें, अनु प्लस छेद। अब यहाँ पे उ है और यहाँ पे 6 है, तो क्या बन जाएगा, 6, तो ये बन जाएगा अनुच्छेद। समझ में आ गया, मतलब स्वर तो वैसे के वैसे रहेगा लेकिन जो है इसमें आधा च और बढ़ जाएगा। तो नियम क्या है कि स्वर के साथ यदि 6 आ रहा है, कि स्वर के साथ 6 आ रहा है तो इसमें आधा च और बढ़ जाएगा, हटेगा कुछ भी नहीं, आधा च और बढ़ जाएगा। तो नियम उदाहरण देखा हमने, स्व प्लस छंद क्या बन गया, स्वच्छंद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। समझ में आया। अब दूसरा नियम देखते हैं हम। अब है 8वां नियम जो है हमारा, वो ये है कि मैं, जो मैं वर्ण है, मैं के बाद कैसे, सॉरी
मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी वर्ण हो, मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी वर्ण हो तो उसी वर्ण का अंतिम वर्ण, मतलब कैसे भय तक जो हमने पढ़ा था कै च टे तै पे, तो उसमें ये वाले सारे वर्ण आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी हो तो उसी वर्ग का, मतलब 5 वर्ग है तो उसी वर्ग का 5वां जो वर्ण है उसमें वो बदल जाएगा। मतलब कि कै है तो किस में बदल जाएगा, डे में। च है तो इ में, तै है तो अण में, तै है तो न में, सॉरी, और तय है तो मैं में। समझ में आ गया? सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं रहा। तय है तो न में और प है तो मैं में। समझ में आ गया कि मैं के बाद कैसे भय तक कोई भी वर्ण हो, ठीक है। तो किस में बदल जाएगी, कै जो पहली थी कै है तो अण में, च है तो इ में, तय है तो अण में। इस तरह से ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो इसके उदाहरण देखिए, सम प्लस कल। समझ में आ गया? मैं के बाद क्या आ रहा है तो क्या किस में बदल जाएगा, रे में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखा जाएगा इस तरह से कि मैं बदलेगा इस तरह से। अब ये इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन जो भी पंचम वर्ण होते हैं इनका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, अनुस्वार के रूप में करते हैं। समझ में आया कि लिखा तो इस तरीके से जाएगा ये, लेकिन जो भी पंचम वर्ण होते हैं उनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, अनुस्वार के रूप में करते हैं। तो ये किस तरह से बन जाएगा फिर, संकल्प। समझ में आ गया, अनुस्वार के रूप में हो गया इसका प्रयोग, तो ये हो गया संकल्प। अब ऐसे ही उदाहरण देखते हैं हम, सम प्लस तोष, ठीक है। तो ये बन जाएगा संतोष। वैसे तो यदि देखा जाए तो किस तरह लिखा जाएगा, तय किस में बदलेगा, न में, ये हो जाएगा सॉरी इस तरह से संतोष, ठीक है। लेकिन लिखा किस तरह जाएगा, अनुस्वार में, संतोष। हो गया। तो ये उदाहरण देख लिया हमने। अब और नियम देखते हैं। एक और नियम हमारा जो नवा है, 9th, वो कौन सा है कि यदि मैं के बाद यदि मैं हो तो क्या होगा, यदि मैं के बाद मैं हो तो ये किस में बदल जाएगा, अपने द्वित्व व्यंजन में। समझ में आ गया, द्वित्व व्यंजन बन जाएगा। जैसे सम प्लस मान, मैं के बाद, अब क्या पढ़ा हमने कि यदि मैं के बाद मैं हो, मैं के बाद यदि मैं हो तो ये क्या बन जाएगा, द्वित्व व्यंजन बन जाएगा। जैसे सम प्लस मान तो क्या बन जाएगा, सम्मान। समझ में आ गया, दोनों में मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे द्वित्व व्यंजन और ये बन जाएगा सम्मान। ऐसे ही और देखते हैं, सम प्लस मति तो ये क्या बन गया, सम्मति। समझ में आ गया कि मैं के बाद यदि मैं हो तो क्या हो जाएगा, ये अपने ही मतलब द्वितीय व्यंजन में बदल जाएगा। हो गया। अब इसके बाद नियम देखते हैं। हमारा दूसरा नियम है कि यदि मैं हो और मैं के साथ य, र, ल, व, श, स, है, ये हो, या कोई भी व्यंजन हो, इनमें से कोई भी व्यंजन हो, मैं के साथ य, र, ल, व, श, स, है में से कोई भी व्यंजन हो तो जो मैं है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि मैं के बाद अब इसको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन मान लो कि मैं के साथ यदि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस योग तो क्या बन जाएगा, संयोग। समझ में आया
सॉरी सम प्लस रचना, तो क्या बन जाएगा संरचना। संरचना, ठीक है, संरचना हो गया, संयोग हो गया, सम प्लस वाद, तो क्या बन जाएगा संवाद। समझ में आ गया कि मैं के बाद यदि यल है श हो तो जो मैं है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये नियम देख लिया। अब इसके बाद जो नियम है वो और देख लेते हैं। दो नियम हमारे और बच गए, तो वो कौन कौन से हो गए। इसमें एक अपवाद है, सम प्लस राट, इसमें ये अपवाद है। ये मैं के बाद र है, यह रह में पढ़ा ना हमने कि मैं के बाद र है, तो हमने पढ़ा कि अनुस्वार में हो जाता है, लेकिन ये नहीं बदलता, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है। समझ में आ गया, जो र है वो सम्राट, इस तरह से। तो ये अपवाद है एक। अब जो हमारा 11वां नियम है वो है कि हरिस्व स्वर हो। हरिस्व स्वर ये है ई और उ, मतलब ई और उ के बाद, ई और उ के बाद र हो तो क्या बन जाएगा र। और फिर इस र के बाद, सॉरी हरिस्व स्वर के बाद यदि र हो और र के बाद फिर र हो, ठीक है, तो हरिस्व स्वर का ये जो है ये इसका दीर्घ बन जाएगा। समझो एक बार, जैसे सॉरी निर प्लस रव, ये देखो हमने पढ़ा ई और उ के बाद, ये ई है, ई के बाद र है, ई और उ के बाद र हो और उसके बाद र हो। समझ में आ गया, ई और उ के बाद र है, मतलब ये जो है ये देखो ई हरिस्व स्वर है, इसके बाद र आ गया और उसके बाद र आ गया, तो जो ये हरिस्व स्वर है वो किस में बदल जाएगा दीर्घ स्वर में। अब देखें हम वापस, निर प्लस रव, ठीक है, तो ये हरिस्व ई है, ई के बाद र है और ये र है, तो किस में बदल जाएगा ये दीर्घ में, तो ये बन जाएगा नीरज। समझ में आ गया, समझ में आया आपको कि ई और उ के बाद यदि र है और उसके बाद भी र है तो जो हरिस्व स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा। इसका एक और उदाहरण देख लें हम, निर प्लस रोग, क्या बन जाएगा निरोग, ठीक है, निर प्लस रस, तो क्या बन जाएगा नीरस। समझ में आ गया कि ई और उ के बाद र हो और उसके बाद र हो तो जो हरिस्व स्वर है मतलब ई और उ है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। मतलब छोटा ई है तो बड़ा ई हो जाएगा, छोटा उ है तो बड़ा उ हो जाएगा। अब एक और नियम बच रहा है हमारा 12वां नियम, वो हम देखते हैं कि जो स है, स से पहले ए और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, स से पहले कोई भी स्वर हो तो जो ये स है वो किस में बदल जाएगा श में। समझ में आ गया कि स से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है तो जो स है वो किस में बदल जाएगा श में। जैसे अभी प्लस सेक, अब ये स से पहले क्या आ रहा है ई, तो ये किस में बदल जाएगा श में, तो बन जाएगा अभिषेक। समझ में आया, स से पहले ए और आ के अलावा कोई भी स्वर है तो जो स है वो बदल जाएगा श में, तो ये बन गया अभिषेक। वी प्लस सम,
ठीक है। अब से के पहले ई आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बदल जाएगा ना बेटा, तो ये हो गया विषम। समझ में आया? तो हमने ये व्यंजन संधि के जो भी नियम है वो हमने देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी समझने के बाद भी ये है कि ये जो नियम है इनको याद करना पड़ेगा, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए ये आसान बन पाएगा। धन्यवाद।